दोस्तों वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। देखो 15 सितंबर से होने वाले सीए फाउंडेशन के एग्जाम स्टार्ट कुछ ही दिन बचे हैं और पहला एग्जाम है अकाउंट्स का। अब यहाँ पे हम समझेंगे आरटीपी के क्वेश्चंस को 1 to 4 हम क्वेश्चन करने वाले हैं और आरटीपी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आरटीपी इंपॉर्टेंट क्यों होता है? बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं। अगर डायरेक्टली नहीं भी आ रहे इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा। अगर आपने पहले से कर रखा है फ्री के मार्क्स, आपका एग्जाम में टाइम बच जाएगा। इससे बड़ा कुछ नहीं होता एग्जाम में। अब आरटीपी को सॉल्व करेंगे इससे आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो गए, बिकॉज आरटीपी जो थोड़ी सी ट्रिकी हार्ड होती है। तो आपके फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट सब समझ में आएगा आपको और बाकी आपके क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। इन केस अगर क्वेश्चन आ गया एग्जाम में तो आपके बल्ले बल्ले भाई मजे ही मजे। आइए सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है ट्रू एंड फॉल्स का। समझिए कि लॉजिक के साथ समझिए कि भले टाइम लग जाए, तब मैं चाहता हूँ आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग हो, ताकि एग्जाम में कुछ भी क्वेश्चन आता है इसके रिलेटेड भी हो, आप फटाफट सॉल्व कर पाओ और बढ़िया हो जाए। आइए, ट्रू एंड फॉल्स है पहला क्वेश्चन। स्टेट विद रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स पता लगाना है हमें। At the end of the accounting year, all nominal accounts of the ledger book are balanced। पहली बात समझते हैं टर्म्स को। अकाउंटिंग ईयर हमारा होता है अप्रैल से लेके मार्च तक। ठीक है, दिस इज अकाउंटिंग ईयर। आपने सुना होगा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक। तो दिस इज अकाउंटिंग ईयर। नॉमिनल अकाउंट, सर ये नॉमिनल अकाउंट क्या होता है? नॉमिनल अकाउंट वो होता है जहाँ पे सारे एक्सपेंसेस आपके इनकम्स आते हैं। दैट इज कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट वर्ड आया कहाँ से? सर गोल्डन रूल से आया नॉमिनल अकाउंट। देखो नॉमिनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, पर्सनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट उसका एक पार्ट है। गोल्डन रूल में 3 रूल होते हैं, उसमें नॉमिनल अकाउंट होता है। जितने एक्सपेंसेस हो गए, आपकी इनकम हो गए, उसमें आते हैं। अब इसमें लिखा हुआ है नॉमिनल अकाउंट साल के एंड पे, एंड ऑफ अकाउंटिंग ईयर आर बैलेंस्ड। मेरे दोस्त ये बैलेंस नहीं होते हैं। ये सारे के सारे पीएनएल में हिट करते हैं। बैलेंस होते हैं आपके रियल अकाउंट, कैश अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, टेंजिबल एसेट जो भी है। ठीक है, आपके आपके जितने आपके डेटर हो गए, क्रेडिटर्स हो गए, वो भी हमारे बैलेंस होते हैं, वो जाते हैं बैलेंस शीट में। बट जो भी अकाउंट पीएनएल में हिट कर रहा है, नॉमिनल अकाउंट, दैट इज नॉट बैलेंस्ड। ठीक है भाई साहब, समझ में आ गया? तो ये एंट्री क्या हुई, इसका मतलब क्या हुआ? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग है, साल के एंड में नॉमिनल अकाउंट जितने पीएनएल एक्सपेंस में जा रहे हैं पीएनएल अकाउंट में, वो बैलेंस होते हैं। बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता है मेरे दोस्त। वो बैलेंस नहीं होते, वो सीधा पीएनएल में हिट करते हैं। ट्रांसफर टू पीएनएल, इसको यहाँ भी समझ लेते हैं अच्छे से हम। ठीक है, नॉमिनल अकाउंट्स आर नॉट बैलेंस्ड। क्यों भाई? क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस गेन्स, क्रेडिट ऑल इनकम गेन, ये हमारे ट्रांसफर होते हैं पीएनएल में, इसलिए बैलेंस नहीं होते। बैलेंस वो अकाउंट होते हैं जो बैलेंस शीट में जा रहे हैं आपके। रियल अकाउंट हो गया आपका, कैश अकाउंट आ गया इसमें, आपका फर्नीचर अकाउंट जो भी आप मशीनरी बाय कर रहे हो, पर्सनल अकाउंट, डेटर्स हो गए आपके, क्रेडिटर हो गए, जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग अकाउंट्स हो गए, आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट, तो ये सारे आते हैं आपके बैलेंस शीट में। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। अब आते हैं बी पे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर इज अ नॉमिनल अकाउंट। मैंने अभी मेंशन करा था आउटस्टैंडिंग अकाउंट। आउटस्टैंडिंग अकाउंट दोस्त वो होता है जो आपको पैसे पे करने हैं। प्रीपेड अकाउंट वो होता है आपको पैसे लेने हैं, एसेट हो गई है। आउटस्टैंडिंग हो, प्रीपेड अकाउंट हो, दैट कम्स अंडर पर्सनल अकाउंट। इट्स योर पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये आपके काइंड ऑफ क्रेडिटर है, तो ये पर्सनल अकाउंट में क्लासीफाई होते हैं। तो ये फॉल्स हो गया, आपका नॉमिनल अकाउंट नहीं है। बहुत ही बढ़िया सर, समझ में आ गया। अब देखो तीसरी स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है यहाँ पे। बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, ठीक है, बीआरएस इज प्रिपेयर टू अराइव एट द बैंक बैलेंस। ये कह रहे हैं कि हम बीआरएस को बनाते हैं बैंक बैलेंस पे आने के लिए। मेरे दोस्त बिल्कुल भी नहीं। इसका सीधा सीधा लिखा हुआ है रिकंसिलिएशन, मतलब होता है टैली करना। अब देखो कोई भी मेरा बिजनेस है, तो मैं कोई भी पैसा बैंक में जा रहा है, बैंक से आ रहा है, तो मैं एक खुद का खाता मेंटेन करता हूँ अपनी कंपनी के अंदर। मेरी एक कैश बुक है, मेरा अकाउंटेंट मेंटेन कर रहा है कि कितना पैसा जा रहा है, कितना पैसा आ रहा है। लेकिन बैंक भी मेंटेन कर रहा है मेरा खाता। जो भी ट्रांजेक्शन बैंक में हो रही है वो बैंक स्टेटमेंट में आ रही है। कोई भी डिफरेंस होगा बैंक की स्टेटमेंट में, मेरी कैश बुक में, उससे हम टैली करेंगे। दैट इज कॉल्ड बैंक रिकंसिलेशन स्टेटमेंट। ये कोई बैलेंस को अराइव करने के लिए कभी नहीं होता है। ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ रिकंसिलेशन, कैश बुक हमारी वाली और बैंक की बुक। तो ये भी फॉल्स है मेरे दोस्त, इसको हम लिख लेते हैं फॉल्स। ठीक है, अब डी पे आते हैं। द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, द प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स is calculated deducting the provision for doubtful debts। देखो इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा इजी वे में। बैलेंस शीट बनती है अपनी, ठीक है, उसमें डेटर्स आते हैं अपने। उससे मान के चलो 10,000 का अमाउंट है डेटर्स का। ठीक है, सबसे पहले जो हम माइनस करते हैं डेटर्स में बैलेंस शीट में, वो होता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ऐसा क्यों करते हैं सर? इट्स अ लाइबिलिटी। हम मानते हैं कि 10% का लॉस चल रहा है, 5% का लॉस, इतने डेटर्स हमारे खराब निकलेगी निकलेगी, स्टैंडर्ड मान के चला हुआ कंपनी ने। तो सबसे पहले हम माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, अब वो कुछ भी रेट हो सकता है, 10%, 5%, वो क्वेश्चन क्लासीफाई करेगा। जहाँ पे हम मान के चल रहे 10%।
तो यहाँ पे 1000 माइनस कर लेंगे। इसके बाद माइनस होता है मेरे दोस्त प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, जितना भी डिस्काउंट माइनस होगा इसके बाद होगा। मान के चलो ये 5% है, तो आप मान के चलो जो भी बैलेंस आएगा 9000, उसका 5% जो होगा 450, तब एक्चुअल बैलेंस आ जाएगा 8550। इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है मेरे दोस्त, ये लिखा हुआ है ना ट्रू एंड फॉल्स में, ये फॉल्स है। इसमें लिखा हुआ है कि आपका जो ये वाला पार्ट है प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, ये बाद में आएगा। प्रैक्टिकली ये पहले आएगा, डिस्काउंट वाला बाद में आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिस्काउंट वाला पहले आएगा, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। प्रोविजन पहले आएगा, डिस्काउंट बाद में आएगा। ठीक है भाई साहब, बहुत ही बढ़िया। या फॉल्स कर देते हैं, लिख दिया फॉल्स। ठीक है, अब ई पे आते हैं। लैंड इज ऑल्सो अ डेप्रिशिएबल एसेट। भाई साहब लैंड डेप्रिशिएबल एसेट कभी नहीं हो सकता। लैंड एक ऐसी चीज़ है जिसकी वैल्यू हमेशा इंक्रीज होती है। कभी कभी आप बोल सकते हो बहुत ही खंडर लैंड हो गया भाई साहब डेप्रिशिएट हो गया, अदरवाइज लैंड इज ऑलवेज एप्रिशिएबल एसेट। लैंड एंड गोल्ड हम बोलते हैं कि इन दोनों की वैल्यू हमेशा लाइफ में बढ़ेगी, कम नहीं होगी। अदरवाइज जो भी आपकी बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, सारे के सारे एसेट्स है, दे आर ऑलवेज डेप्रिशिएबल, कार हो। लेकिन लैंड की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी। ठीक है, तो ये हमारे हम बोल सकते हैं फॉल्स। लैंड इज नॉट अ डेप्रिशिएबल एसेट। दोस्तों अब आते हैं एफ वाले पार्ट पे। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, ठीक है, एज अ मेथड ऑफ असरटेनिंग इन्वेंट्री बाय टेकिंग एक्चुअल फिजिकल काउंट। अब ये बोल रहे हैं कि जो पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम होता है उसमें हम फिजिकली गुड्स को काउंट करते हैं, एक्चुअल फिजिकल काउंट करते हैं। नहीं समझ में आया सर? ठीक है, समझते हैं इसको भी। मेरे दोस्त इन्वेंट्री को ना रिकॉर्ड करने के दो मेथड होते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक एप्पल की फैक्ट्री है, मान के चलो इंडिया में असेंबल कर रहे हैं हम आईफोन्स। तो हम आईफोन्स को हमें देखना है कितने आईफोन्स हमारी फैक्ट्री में पड़े हुए हैं। तो हम काउंट कैसे करेंगे? दो तरीके होते हैं। एक होता है एक्चुअल फिजिकल काउंट, जो कि ईयर एंड पे जाके होते हैं, 31 मार्च को आप बोल लो उसके आसपास होगा, उसे हम बोलेंगे पीरियोडिक। पीरियोडिक एक्चुअल फिजिकल काउंट हम गिनेंगे मैनुअली के लिए, कितने बॉक्सेस पड़े हुए, कितने आईफोन है, उसे हम गिनेंगे एट ईयर एंड। दूसरा होता है परपीचुअल। परपीचुअल का मतलब ये होता है कंटिन्यूटी, आपका चल रहा है। ठीक है, परपीचुअलिटी उसे बोलते हैं हम, परपीचुअल। तो इसका मतलब क्या हुआ? आफ्टर एवरी परचेज या सेल, अगर आप कुछ भी बाय कर रहे हो, आईफोन कोई भी आ रहा है आपकी फैक्ट्री में, इन एंड आउट हो रहा है, कोई लॉट आया कोई लॉट गया, ऑन द स्पॉट हर दिन आप मेजर कर रहे हो। मान के चलो आज कुछ भी डेट, आज एक्स वाई डेट है, आपने आज के बाद लॉट आया 1000 यूनिट्स का, अगले दिन आपकी यूनिट 1000 से बढ़ जाएगी। हर दिन कर रहे हैं, लेकिन पीरियोडिक में हम साल के एंड में करेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन में फिर से। इसमें क्या बोल रहा था? पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम इज अ मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, असरटेनिंग का मतलब होता है कैलकुलेटिंग इन्वेंट्री बाय एक्चुअल फिजिकल काउंट। बिल्कुल सही है भाई। पीरियोडिक में साल के एंड में हम एक्चुअल फिजिकल काउंट करते हैं। ठीक है, ट्रू है ये, वेरी गुड। अब आते हैं जी वाली स्टेटमेंट में। ठीक है, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन दी रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कहाँ पे आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वाले, आपने चैप्टर पढ़ा होगा उसमें आता है। तो समझते हैं। देखो ये नॉर्मल एक पीएनएल टाइप का अकाउंट होता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे आप मान के चलो रिसीट हो गई, यहाँ पे आपका पेमेंट हो गई। तो जितना भी पेमेंट आपकी हो रही है वो कैपिटल नेचर को और रेवेन्यू का सारा रिकॉर्ड होगा। आप कोई भी पेमेंट करो, आपने मशीनरी बाय करी, पेमेंट मानी जाएगी। आपने कुछ नॉर्मल एक्सपेंस करा, सैलरी पे कर दी, रेंट पे करा, माना जाएगा। कोई भी इनकम आ रही है, आपने घर बेच दिया, मशीन बेच दी, नॉर्मल बिजनेस इनकम आ रही है, दैट इज पार्ट ऑफ रिसीट एंड आपका पेमेंट अकाउंट। लेकिन एक होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में खाली वही आता है जो कि आपका रेकरिंग बिजनेस से पैसा आ रहा है। आपकी एबनॉर्मल आइटम्स जो होती है, कैपिटल ट्रांजेक्शन्स, वो नहीं आती है। आइए समझते हैं ऐसे भी। देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, ऑल रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर ट्रांजेक्शन्स आर इंक्लूडेड। रेवेन्यू क्या होता है? जो आपका डेली रेकरिंग बिजनेस एक्टिविटीज़ है वो होता है। कैपिटल वो होता है कि भाई कैपिटल कैपेक्स हो गया, आपने मशीनरी एक्वायर करी, आपने कोई इंप्रूवमेंट कर दी उसमें, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन्स आर कवर्ड। बट यहाँ पे बात हो रही थी रिसीट एंड पेमेंट कि यहाँ पे रेवेन्यू और कैपिटल दोनों आते हैं एक्सपेंसेस। तो ट्रू है भाई साहब। आइए, ट्रू है ये, बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल आर कवर्ड अंडर रिसीट एंड पेमेंट्स अकाउंट। ठीक है, वेरी गुड। दोस्तों अब इस पे आते हैं डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है वाला। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट अपीयर्स ऑन द लाइबिलिटी साइड ऑफ द बैलेंस शीट। अब ये स्टेटमेंट बोल रही है कि जो डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है वो यहाँ पे आता है, लाइबिलिटी साइड पे आता है। अब हम बताएंगे ट्रू है या फॉल्स है, हम इसको बताएंगे। ठीक है, समझते हैं पहले डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट होता है क्या। आइए देखो, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट हुआ क्या पहले हम समझते हैं। बहुत बार कंपनी क्या होती है एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। कोलेटरल सिक्योरिटी में सुना होगा, लैंड को गिरवी रख दिया, बिल्डिंग को गिरवी रख दिया, उसी तरीके से डिबेंचर को भी गिरवी रखते हैं कोलेटरल सिक्योरिटी की तरह।
उसकी जो एंट्री होती है, उसकी एंट्री बताता हूँ क्या होती है। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट। अब प्रैक्टिकली एंट्री ये होती है कि हम डिबेंचर को हम मान के चल रहे हैं हमने इशू कर दिया, तो हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई बिकॉज हमने उसे कोलेटरल की तरह रखा है डिबेंचर को। डिबेंचर इज अ लाइबिलिटी। तो अब ये वाला मान के चलो डिबेंचर हमने क्रेडिट पे इशू कर दिया, लाइबिलिटी है, लेकिन एक्चुअल में हमने कोई पैसा इशू नहीं करा, हमने लिया नहीं कोई पैसा, हमने कोई डिबेंचर को रेज नहीं करा मार्केट में। तो उसकी काउंटर एंट्री होती है इसको हटाने के लिए, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट। डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट आपका आता है एसेट साइड पे और ये आता है लाइबिलिटी पे। अब मान के चलो आपने 1 लाख के कोलेटरल इशू करे, लाइबिलिटी में आपके लेफ्ट साइड में शो हो रहा है, तो ये आपका एसेट वाला सस्पेंस अकाउंट आपका उसे कैंसिल ऑफ कर देगा, नेट ऑफ कर देगा। इसलिए इसको पास करना बहुत ज़रूरी है बिकॉज प्रैक्टिकली देर इज़ नो इशू ऑफ डिबेंचर्स, बट हमने कोलेटरल इशू करा है, हम उसे दिखा रहे हैं लाइबिलिटी साइड पे कोलेटरल वाले को, तो हम सस्पेंस अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब देखो सिंस डिबेंचर इशूड इज शोन, डिबेंचर अकाउंट को हम शो कर रहे हैं, इसलिए हमें सस्पेंस अकाउंट भी क्रिएट करना पड़ता है, ये वाला अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है टू कैंसल आउट दी इफेक्ट। हमें ये वाला इफेक्ट करने के लिए, बिकॉज एक्चुअल में कुछ इशू करा नहीं है, इसको कैंसल आउट करने के लिए हमें ये वाला अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है एज नो एक्चुअल लायबिलिटी अराइजेस। ठीक है गाइस, ट्रू फॉल्स सॉल्व हो गया। अब आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। इसमें लिखा हुआ है ब्रीफली एक्सप्लेन द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट्स ऑफ अकाउंटिंग। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट, ये क्या होता है समझते हैं। पार्ट बी पे उससे बाद में आएंगे, पार्ट ए पे पहले आते हैं। ये मनी मेजरमेंट क्या होता है, कोई भी आइटम जिसे हम रिकॉर्ड कर सकते हैं मनी के फॉर्म में, हम बोल सकते हैं कि भाई इतना पैसा गया इतना पैसा आया, जो कि मनी में हम मेजर कर सकते हैं, दैट इज मनी मेजरमेंट। एग्जाम्पल लेते हैं यार इसका, ठीक है। रिकॉर्ड थिंग्स, उन चीज़ों को रिकॉर्ड करो जो मेजर कर सकते हैं मनी में। मनी में तो सब मेजर कर सकते हैं हम, एवरीथिंग कैन बी मेजर्ड इन मनी। ये पानी की बॉटल है 20 रुपए की, हम इसे मेजर कर सकते हैं। ये पेन है, जो भी मेजर कर सकते हैं, 10 रुपए का पेन है, मेजर कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते मेजर, आइए समझते हैं मेरे दोस्त। सैलरी पेड 50,000, हाँ पैसों में कर सकते हैं मेजर, रिकॉर्ड करो, इसे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट है। बट आप मान के चलो किसी का लॉयल्टी है, ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉय आपको लेके बहुत ज़्यादा फेथफुल है, बहुत ज़्यादा बोलता है कि यार ये बंदा अच्छा है, उसका बिहेवियर अच्छा है, बिहेवियर इज़ गुड, ऑनेस्टी है, वो बिहेवियर है, वो आप उसे मनी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, ठीक है, नॉट इन मनी। इसे हम बोलते हैं मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, जिसको आप पैसों में मेजर कर सकते हो, मनी मेजरमेंट। जो नहीं कर सकते हो, ऑनेस्टी हो गई, बिहेवियर हो गया, दैट कैन नॉट बी मेजर्ड, ठीक है। अब दूसरा जो क्वेश्चन था उसका पीरियोडिसिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है वो पूछ रहा था। देखो अकाउंट्स जो अपने बनते हैं वो हमारे एक ईयर एंड तक बनते हैं, 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, वही ये लिखा हुआ है, अकाउंट्स आर मेड फॉर अ फिक्स पीरियड। 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च, यही है बस पीरियोडिसिटी। अब बड़ी बड़ी डेफिनेशन में पढ़ लेना है यार। देखो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक ये आपका टर्म्स ऑफ मनी आर रिकॉर्डिंग, जो भी ट्रांजेक्शन आपकी हो रही है मनी में रिकॉर्ड कर सकते हो, मनी मेजरमेंट ईजी। अब देखो सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन का, बी वाला पार्ट, डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोविजंस एंड कंटीजेंट लायबिलिटी, समझते हैं ऐसे भी। अब देखो बड़ा सा लिखा हुआ है डेफिनेशन, इसको समझोगे जान निकल जाएगी, इजी वे में समझते हैं बिकॉज रिवीजन वीडियो है। देखो प्रोविजंस क्या होते हैं, कोई भी लाइबिलिटी जो आपको पता है कि होनी है, नोन लाइबिलिटी है आपकी, ठीक है, नोन लाइबिलिटी, अमाउंट और टाइमिंग में भी अनसर्टेन। आप ये नहीं बोल सकते हो कि यार एग्जैक्टली 1 लाख का होगा या फिर टाइमिंग इसी डेट को होगा, बट होगा, वी नो 10% का हम लेके चल रहे हैं, माइट भी वो 8-9% हो जाए लाइबिलिटी, बट होगा वो, ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। प्रोविजन उसे हम बोलते हैं, हम बनाते हैं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कुछ भी हो गया। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स हमें पे करना है बिकॉज टैक्स हमें पे करना है भाई, हमें पता है। अब वो ऊपर नीचे हो सकता है, इट विल डेफिनेटली अराइज, हम बोलते हैं पे तो करना पड़ेगा, ये वाला जो हम बना रहे हैं ना प्रोविजन फॉर टैक्स। एग्जाम्पल डाउटफुल डेट्स का, डेटर्स का हमने बोला है कि हर बार इस साल में इतना लॉस तो होता है, अगले साल इतना होगा, एजम्पशन है। प्रोविजन फॉर टैक्स, टैक्स की पेमेंट जो होती है साल के एंड में होगी होगी। कंटीजेंट लाइबिलिटी, ये एक ऐसी लाइबिलिटी है जो कि होगी नहीं होगी, वो फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। पॉसिबल लाइबिलिटी, ये कंफर्म नहीं है, पहले वाली थी डेफिनेटली भाई होगी होगी, इसका है माइट भी हो ना हो, पॉसिबल, ठीक है, मे और मे नॉट हैपन। पहले वाले का था विल डेफिनेटली अराइज, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, कोई कोर्ट केस चल रहा है, क्या पता आप उसमें फंसो ना फंसो, आप जीत जाओ वो लिटिगेशन कल को, आप वो लिटिगेशन हार जाओ, कुछ पता नहीं है भाई, उसकी आउटकम पेंडिंग है। कोई गारंटी आपने दे रखी है, वो आप पे फॉल करी नहीं गारंटी, आप बिल्कुल सही सलामत निकल जाओगे, गारंटी आप पे फॉल कर गई, आपको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है, अनसर्टेन है। अब देखो प्रोविजन जो हमने कहा था, श्योर लाइबिलिटी, देनी ही देनी है, बात खत्म, ठीक है। माइट भी अमाउंट उसका डिफरेंट हो, कल को आपने सोचा हुआ 10% का, उसका 8-9% का है, टाइमिंग भी डिफरेंट हो सकती है। आप मान के चलो 10 अप्रैल को देनी है, 15 अप्रैल को देना पड़ जाए, लेकिन कंटीजेंट लाइबिलिटी एक पॉसिबल लाइबिलिटी है, माइट भी आपको देनी पड़ी ना देनी पड़ी, डिपेंड्स ऑन चांस। तो ये होगा नहीं होगा वैसी वाली बात है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग, आइए स्टार्ट करते हैं।
एम्प्लॉय हैड टेकन स्टॉक। स्टॉक क्या होता है मेरे दोस्त? इन्वेंट्री होता है। लिख के चलते इजी होगा समझने के लिए आपके लिए। ठीक है जी, इन्वेंट्री। एम्प्लॉय ने इन्वेंट्री ली 50,000 रुपये की, लेकिन कॉस्ट प्राइस क्या था उसका? 45,000 ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर, फालतू की बात है। एंड द सेम वॉज डिडक्टेड फ्रॉम द सैलरीज इन द नेक्स्ट सब्सिक्वेंट मंथ। अब हुआ क्या है, एक एम्प्लॉय था, ये जो काम करता है कंपनी में, उसने कुछ इन्वेंट्री लेके चल गया। मान के चलो एक आईफोन का डिब्बा था, वो लेके चले गया, 50,000 रुपये का था। एक्चुअल कॉस्ट प्राइस उसकी 45,000 थी, बट हम 45,000 की बात करेंगे बिकॉज जब भी कंपनी की बात हो रही है, एम्प्लॉयज़ की बात हो रही है, तो हम एक्चुअल कॉस्ट को लेंगे 45,000। ठीक है, उसने आईफोन उठाया 45,000 का, बट नेक्स्ट मंथ उसके वो आईफोन को सैलरी की तरह मान लिया गया। जो उसने वो स्टॉक उठाया था उसको सैलरी में ट्रीट कर दिया गया। ठीक है, अब उसे सैलरी पे नहीं होगी, उसे वो आईफोन का डिब्बा दिया, खत्म भाई, तेरी सैलरी पे हो गई है। अब समझिए, लॉजिक दिमाग में रखना, आईफोन लिया था, उसको सैलरी की तरह ट्रीट कर दिया उसकी। अब समझो जनरल एंट्री को, अब आएगा मजा। देखो, सैलरी हमें देनी थी, लेकिन हमने सैलरी की जगह क्या दिया? आईफोन। उसने सैलरी को देनी थी हमें, हमने बोला भाई तेरा आईफोन ही तेरी सैलरी हो गई। ठीक है, सैलरी अकाउंट डेबिट। एक्सपेंस है तो भाई सैलरी अकाउंट डेबिट ही होगा, पीएनएल अकाउंट बनता है हमारा। देखो, यहाँ पे पीएनएल बनता है, यहाँ पे सैलरी हमारी आती है, ये डेबिट साइड होती है, तो यहाँ पे सैलरी अकाउंट डेबिट। टू परचेज। अब परचेज क्या होता है? इन्वेंट्री है हमारी। ये हमारा आईफोन था, यहाँ पे आईफोन बाहर गया, ये आपकी हो गई रियल एसेट। व्हाट गोज आउट, रियल है ये आपका रियल अकाउंट। व्हाट कम्स इन, व्हाट गोज आउट। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। सैलरी आपका नॉर्मल एक्सपेंस है। अगर देखो आईफोन ना लिया होता, आपका स्टॉक ना लिया होता, तब एंट्री क्या होती? तब आपकी एंट्री होती सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बट इस केस में सिंस हमारा स्टॉक आउट हुआ है, हमारी इन्वेंट्री आउट हुई है, तो ये परचेज आप बोल सकते हो, परचेज बोलो, इन्वेंट्री बोलो, आईफोन बोलो। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू आईफोन, कैश की जगह आपका ये सब पे हुआ है। इजी करने के लिए बोल रहा हूँ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ मेरे दोस्त। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन ऑफ मशीनरी। ठीक है, अब देखो मशीनरी में कोई भी खर्चा अगर होता है, आप उस पर इंस्टॉलेशन करो, क्योंकि एक फिक्स सेट है, लंबे टाइम के लिए चलने वाली है, दैट इज पार्ट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका पार्ट ऑफ माना जाता है एसेट ओनली। आप मशीन की वैल्यू अगर 2 लाख है, अगर आप उस पर 16,000 खर्च कर रहे हो, तो 16,000 मशीनरी में ऐड हो जाएगी, बिकॉज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं लंबे टाइम तक चलेगी। कैपिटल एक्सपेंडिचर है। एंट्री क्या होगी सर इसकी, ये बताओ आप। वेजेस पेड फॉर इरेक्शन। ठीक है, देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट, मैंने बोला कि मशीनरी का पार्ट माना जाएगा ये, क्योंकि ये बैलेंस शीट में हम इसे ऐड करेंगे 16,000 को। टू बैंक अकाउंट, कैश बाहर हुआ सीधा, या बैंक से पे करा तो बैंक अकाउंट। मशीनरी अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट लो, इसका भी आपको दिखा देते हैं। मशीन 2 लाख की यहाँ पे थी हमारी बैलेंस शीट में। इंस्टॉलेशन हम बोल रहे हैं भाई, अब इसकी वैल्यू 216 हो जाएगी, बिकॉज हम इंस्टॉलेशन पार्ट ऑफ मशीन हम बोल रहे हैं कि है भाई, ये पैसा खर्च होना ही होना था। लेकिन ये पैसा हमारे बैंक से भी 16,000 चलेगा। चलो छोड़ो इसको, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इतना ही आप ध्यान में रखो बस। 216 हो गया। ठीक है भाई साहब, ये एंट्री सॉल्व हो गई। तीसरी में आती है, विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज़। पर्सनल यूज़ का मतलब हमेशा होता है ड्राइंग्स, पैसे को बाहर निकालना। जब भी ड्राइंग्स की बात होता है तो डेबिट एंट्री होती है। ठीक है, याद रखना। कैपिटल का मतलब होता है पैसे को लाना, क्रेडिट। बट जब ड्राइंग्स की बात होती है वो होता है डेबिट, पैसे को निकाला जा रहा है, डेबिट होगा पैसा। देखो, सेल्स प्राइस, कॉस्ट, मैंने बोला सेल प्राइस से हमें मतलब ही नहीं है, हम कंपनी का पार्ट है, हम कॉस्ट प्राइस की बात करेंगे हमेशा। 6,000 रुपये का गुड्स को विड्रॉ करें, ठीक है, और 1,000 रुपये का कैश निकाला है, सीधी सी बात है। इसकी जनरल एंट्री को हम सीखते हैं। मैंने आपको बोला ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट होगा हमेशा। यहाँ पे देखो आप, 6,000 रुपये का हमने गुड्स निकाला, कॉस्ट प्राइस, और 1,000 रुपये हमने कैश निकाला, टोटल ड्राइंग्स हुई है हमारी, यहाँ पे हमारी हुई है 7,000 की। ड्राइंग्स का भी लॉजिक आप समझ लो। वैसे वैसे तो सिंपल सा लॉजिक अगर मैं बोलूँ ना आपको, कैपिटल अकाउंट हमेशा क्रेडिट होता है। जब पैसा हम लाते हैं तो क्रेडिट होता है, बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड में जाता है। ड्राइंग्स को हम मानते हैं कि हम माइनस करेंगे, कैपिटल से हम निकाल रहे तो डेबिट होगा। बट स्टिल आप रूल समझ लो इसका, पर्सनल अकाउंट के अंदर क्लासीफाई होता है ड्राइंग्स अकाउंट। तो ये जो भी रिसीव करता है, वी आर रिसीवर, ड्राइंग्स हम रिसीव कर रहे हैं। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आप वैसे ही समझो कि कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है, वहाँ से हम पैसा निकाल रहे हैं तो वो डेबिट होगा। ड्राइंग्स अबाउट डेबिट। देखो, इसमें हमने इन्वेंट्री निकाल ली, परचेजेस 6,000 की निकाली, कैश हमने निकाला 1,000 का। रियल अकाउंट है दोनों के दोनों, ठीक है। व्हाट गोज आउट डेबिट, व्हाट कम्स इन, यहाँ पे गोज आउट हो रहा है। इन्वेंट्री बाहर गई 6,000 की, कैश 1,000 का बाहर गया, खत्म। फोर्थ पे आते हैं, परचेज ऑफ गुड्स फ्रॉम संदीप ऑफ द लिस्ट प्राइस ऑफ 60,000। लिस्ट प्राइस का मतलब होता है एमआरपी, समझ लो अभी आप, ठीक है। ही अलाउड 10% रेट डिस्काउंट। हमने गुड्स खरीदे संदीप से, उसने हमें 10% का डिस्काउंट दिया, वेरी गुड।
1500 का कैश डिस्काउंट भी हमें मिला है, ठीक है, क्योंकि हमने बोला भाई सारे का सारा पैसा कैश ले और हमें गुड डे दे, ये कल का पैसा देने का चक्कर ही खत्म। तो जब भी हम फटाफट पेमेंट करते हैं हमें एक डिस्काउंट मिलता है, कैश डिस्काउंट उसे हम बोलते हैं। अब समझते हैं इसकी एंट्री कैसे होगी। देखो 60,000 के गुड्स है, ठीक है। पहले तो भाई साहब ने हमें फ्लैट डिस्काउंट दे दिया 10% का। थोड़ा ऐसे नीचे ही समझते हैं। 60,000 रुपये का था गुड्स, 10% का भाई जी ने हमें सीधा सीधा फ्लैट डिस्काउंट दिया, ट्रेड डिस्काउंट। 54,000 तो हमारे ये हो गए, इतने के हमें गुड्स पड़े, ठीक है, परचेज। अब भाई साहब इसमें भी हमने कैश पे कर दिया तो हमें इसने 1500 का डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। हमने बोला कैश ले, तो 1500 का डिस्काउंट और दे दिया इसने भाई जी ने। तो हमें एक्चुअल परचेजेस कितने की पड़ी, 52,500 की, ठीक है। ये हमारा जो था 1500 का, ये हमारे गेन हो गया, ये हमारा गेन है डिस्काउंट। और जितने भी हमारे गेन्स होते हैं, डिस्काउंट होता है, वो क्रेडिट होता है नॉमिनल अकाउंट के थ्रू। बिकॉज नॉमिनल का नेचर होता है कि जितने भी क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारे होते हैं उसका सिंपल सा रूल है, क्रेडिट ऑल दी गेन्स। यहाँ पे गेन है तो हम इसे क्रेडिट करेंगे। जनरल एंट्री समझते हैं इसकी हम। आइए, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज हमारी इन्वेंट्री आई है तो हम उसे डेबिट करेंगे रियल अकाउंट। परचेज अकाउंट 54,000, मैंने आपको बताया 54,000 कैसे आया, सीधा सीधा ट्रेड डिस्काउंट को माइनस ही कर लो भाई आप, सीधा सीधा उसके बाद ही बात जो होगी होगी। 54,000 यहाँ पे हो गया, 60,000 माइनस 10%, 54,000, ठीक है भाई साहब। परचेजेस 54,000 की, इसमें 1500 का तो हमें फ़ायदा हो गया ना, डिस्काउंट मिल गया हमें 1500 का। पे कितना करा हमने, व्हाट गोज आउट 52,500। तो परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज आया हमारा, कैश कितना गया 52,500, 1500 का हमें गेन हो गया, ठीक है भाई साहब, खत्म। एंट्री नंबर हम आते हैं फिफ्थ पे, ये भी हमारा हो गया, फोर्थ भी हो गया, पांचवी पे एंट्री पे आते हैं हम। परचेज सेकेंड हैंड मशीनरी, ठीक है, फॉर 3 लाख रुपीज़ प्लस CGST एंड SGST, ये सेंट्रल का टैक्स है, ये स्टेट का टैक्स है, 6% ईच। टोटल हमारा GST कटा 12%। पेड 1 लाख इमीडिएटली बाय चेक, मतलब आपका फटाफट 1 लाख पे कर दिया, बाकी जो बचा हुआ 2 लाख का अमाउंट है, 3 लाख माइनस 1 लाख, 2 लाख का जो अमाउंट है वो हम पे करेंगे आफ्टर 2 मंथ्स। जवार को हमें पे करना है आफ्टर 2 मंथ्स, ये हमारा क्रेडिटर बन जाएगा। देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट 3 लाख, मशीनरी हमारे पास आई, रियल अकाउंट व्हाट कम्स इन 3 लाख की मशीनरी। अभी आप देख रहे हो इनपुट CGST 18%, SGST 18%। अच्छा ये टैक्स हमारा डेबिट क्यों हो रहा है, देखो ये हमारी एसेट है। CGST हो गया 6% का टैक्स लगा है, 3 लाख पे 6% का। SGST जो कि स्टेट पे जाएगा, ये भी हमारी एसेट है, बिकॉज इसे हम बोलते हैं इनपुट टैक्स GST के हिसाब से। तो हम कल को इसे हम क्लेम कर सकते हैं, इसे हम एडजस्ट कर सकते हैं अपने आउटपुट टैक्स से। कल को मान के चलो आपको टैक्स पे करना है, आप इसे माइनस कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे हमारी एसेट है ये आपका अलग से इनपुट CGST आपका दिखेगा बैलेंस शीट में, 3 लाख प्लस 36,000, ठीक है। तो आपकी एसेट बन गई, ठीक है। क्रेडिट पे आते हैं, पैसा आपने कितना दिया, आपने 1 लाख रुपए दिया मेरे भाई साहब। बाकी का बचा हुआ पैसा आपने बोला है कि जवाहर जो था 2 महीने बाद देंगे। अब 2 लाख का अमाउंट है, लेकिन भाई ये भी तो देना ही पड़ेगा ना उस बंदे को, 18,000। ये आप सिंपल समझो, मशीनरी आई 3 लाख, GST मैंने बोला आपको इनपुट GST है तो आपका एसेट है, बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करेगा इनपुट GST। 1 लाख आपको देना, बचा हुआ अमाउंट आपको जवाहर को देना, आपका क्रेडिटर है ये। क्रेडिटर आपका ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, पर्सनल अकाउंट है, क्रेडिट द गिवर, सिंपल सा लॉजिक है। ये भी खत्म। देखो थर्ड का भी जनरल एंट्री खत्म, ये जो ए वाला जो पार्ट था खत्म हो गया। अब बी वाले पार्ट में देखते कुछ है तो, हाँ बी वाला पार्ट भी है इसका, बहुत बड़ी होती है भैया आरटीपी, 15 क्वेश्चन आप मान के चलो अच्छे से समझ रहे हैं, बिकॉज कॉन्सेप्ट भी स्ट्रॉन्ग करने हैं आपके। क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इनटू कैपिटल और रेवेन्यू। कैपिटल रेवेन्यू पहले आपको मैंने बताया था, अगेन आई विल रिपीट, मैंने समझा भी रखा है। रेवेन्यू का मतलब होता है रेकरिंग एक्सपेंसेस जो कि आपके पीएनएल में हिट करेंगे। ऐसा कोई एक्सपेंस नहीं है जिससे आपकी एसेट बिल्ड हो रही है, मेजर आपने इंप्रूवमेंट कर दिया, ऐसा कुछ ही नहीं है। डेली सैलरी पे करनी है, रेंट करना है, खाना पीना खाया, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ट्रैवल करने गए, कैब बुक कर ली, दे ऑल आर आपका रेकरिंग एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। बट जो आपके होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपने कोई एसेट बाय कर ली, आपने कोई मेजर इंप्रूवमेंट करी है जिससे कि आप प्रोडक्शन यूनिट्स आपकी कैपेसिटी बढ़ जाए, दैट कम्स अंडर कैपेक्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये देखो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका होगा डे टू डे एक्सपेंसेस, सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, रिपेयर्स, रूटीन मेंटेनेंस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में आपका आता है कोई एक्वायर करा आपने कुछ मशीन को, आपने कोई फिक्स एसेट को इम्प्रूव करा है,
नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस जो कि आपके डेली नहीं होते हैं, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करते हैं, ऐड बैक करते हैं एसेट्स में, ये आपकी पीएनएल में ऐड करते हैं। परचेज ऑफ मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर, मेजर इंप्रूवमेंट करें, दिस ऑल आर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आइए समझते हैं। इनोग्रेशन एक्सपेंसेस ऑफ अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इन एन एग्जिस्टिंग बिजनेस। आपने बहुत बड़ी पार्टी करी, इनोग्रेशन करा आपने, बट आप इसे बताओ कि इससे आपकी कोई प्लांट की कोई कैपेसिटी बढ़ रही है, कोई आपने मशीन एक्वायर कर लिया, ऐसा कुछ ही नहीं है, जो कि चलता रहता है भाई, पार्टी वार्टी देना बिजनेस एक्सपेंस है नॉर्मल, इससे आपकी कोई एसेट नहीं बन रही है, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू ट्रांजेक्शन है मेरे दोस्त। इंस्टॉलेशन ऑफ अ न्यू सेंट्रल हीटिंग सिस्टम, यहाँ पे देखो एसेट आपने एक्वायर करी है, सेंट्रल हीटिंग आपका लगा है, तो ये आपका कैपिटल हो गया। अब देखो प्रोवाइडिंग, थर्ड वाला, प्रोवाइडिंग ड्रेनेज फॉर अ न्यू पीस ऑफ वाटर एक्सट्रैक्शन इक्विपमेंट, ये भी आपने यार काइंड ऑफ आपने खर्चा करे, कैपेक्स करे, आपने न्यू पीस लगाया है एक ड्रेनेज के लिए, कैपिटल है। एक्सटेंशन ऑफ अ रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक पे आपने आगे एक्सटेंड करा, ये भी कैपिटल एक्सपेंडिचर है। आपने इम्प्रूवमेंट करी है एक एसेट्स पे, देखो इसे पढ़ते हैं। पहला वाला रेवेन्यू, सेकंड वाला कैपेक्स, कैपेक्स, थर्ड वाला भी आपका कैपेक्स है। तो अभी हमारे 3 क्वेश्चन सॉल्व हो गए, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा ट्रायल बैलेंस, आइए समझते हैं इसे भी। देखो ट्रायल बैलेंस क्या होता है आपको पहले समझाता हूँ, ठीक है, जैसे नहीं पता। ट्रायल बैलेंस आपका ये होता है कि जितने भी आपके अकाउंट्स बनते हैं, लेजर्स बनते हैं, परचेज अकाउंट, क्रेडिट अकाउंट, तो सब में एक बैलेंस कैरी फॉरवर्ड होता है। किसी का क्रेडिट में बैलेंस आ रहा होगा, किसी का डेबिट में आ रहा होगा, तो कैरी फॉरवर्ड होकर हम एक ऐसा ऐसा स्टेटमेंट बनाते हैं, टैली करना चाहिए डेबिट और हमारे क्रेडिट। तो आप बोल सकते हो कि सारे के सारे अकाउंट उठा के हम इसमें डाल देते हैं, तो टैली होता है ये डेबिट और क्रेडिट। अब यहाँ पे देखो क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पढ़ते हैं। वन ऑफ योर क्लाइंट्स मिस्टर हरिओम asked you to finalize his account for the year ending 31st March 2025 as the basis for audit. Mr. Hariom furnished you the following statement। ठीक है भाई, समझते हैं। देखो अब हम चेक करेंगे क्या ये डेबिट वाली एंट्री सही है, क्या ये क्रेडिट वाली एंट्री सही है, जाए हमें समझ में आ गई गलत है सही है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये वाला, आइए सॉल्व करते हैं इसे। देखो कैपिटल क्या होता है, मैं आपको, हाँ ये बढ़िया मैंने बना रखा है पहले से। देखो ये बैलेंस शीट होती है, यहाँ पे एसेट्स होते हैं हमारे, यहाँ पे कैपिटल हो गई, यहाँ पे ड्राइंग्स हो गई आपकी, ये कैपिटल ड्राइंग से लेफ्ट साइड है ये आपकी, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में बोलूँ, दिस इज डेबिट साइड, दिस इज आपकी क्रेडिट साइड बैलेंस शीट की। तो यहाँ जो भी एसेट्स है वो डेबिट में आने चाहिए, जो भी लाइबिलिटीज़ है कैपिटल है वो क्रेडिट में आने चाहिए, लेकिन जो आपकी ड्राइंग्स होती है इसे हम माइनस करते हैं, क्रेडिट वाली साइड से माइनस करते हैं हम। तो इसलिए हम बोलते हैं डेबिट एंट्री, ड्राइंग्स आर ऑलवेज डेबिट। कैपिटल में से हम पैसा निकाल रहे हैं और कैपिटल होती है हमारी क्रेडिट साइड, अब हम पैसा निकालेंगे वो डेबिट होगा, ठीक है। बाकी एसेट्स में जो भी है वो डेबिट है। सिमिलरली ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, ठीक है, इसमें आपका ये डेबिट साइड है, जहाँ पे आपका परचेजेज होगा, जितनी सैलरी हो गई आपकी, जितने आपके एक्सपेंसेस है, टेलीफोन एक्सपेंसेस, सारे आपके एक्सपेंसेस यहाँ पे आते हैं डेबिट साइड में। ये सेल्स हो गया। अब देखो इसमें क्या होता है, ट्रेडिंग में परचेजेज है, लेकिन परचेज डेबिट साइड में आता है, लेकिन परचेज रिटर्न माइनस हो रहा है। जब भी कोई हम बोलेंगे नेट ऑफ करा जा रहा है उसे हम क्रेडिट करेंगे। परचेजेज आर डेबिट, डेबिट का पार्ट है, लेकिन हम इसमें से माइनस कर रहे हैं तो वो क्रेडिट होगा। आइए समझते हैं अब। हरिओम कैपिटल क्रेडिट, बिल्कुल सही है भाई, कैपिटल ऑलवेज कम अंडर क्रेडिट साइड, बिल्कुल सही है। हरिओम ड्राइंग्स 8460, बिल्कुल सही बात है भाई, ड्राइंग्स मैंने कहा आपको माइनस करते क्रेडिट वाली साइड से तो डेबिट होगा, ये बिल्कुल सही बात है। तो ये वाली एंट्री भी बिल्कुल ओके है, ये ओके है, ये ओके है। लीज होल्ड प्रीमाइसेस, दोस्तों ये आपकी एसेट है, ये घर वगैरह कुछ भी आपकी लैंड है, ये वो बता रहे हैं लीज होल्ड प्रीमाइसेस, बिल्कुल सही है, डेबिट है, एसेट में आनी चाहिए, यहाँ पे आनी चाहिए आपकी लीज होल्ड, बिल्कुल सही बात है। तीन तीन एंट्री बिल्कुल सही है। सेल्स, सेल्स क्रेडिट में, बिल्कुल सही बात है मेरे दोस्त, ये भी सेल्स देखो क्रेडिट में आनी चाहिए, यहाँ पे आ रखी है सेल्स। ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स, ड्यू फ्रॉम कस्टमर्स क्या होता है मेरे दोस्त, डेटर्स होते हैं। और डेटर्स कहाँ पे आते हैं हमेशा, डेटर्स यहाँ पे आते हैं, डेबिट में आते हैं, लेकिन ये कहाँ पे लिखा हुआ है हमारा, ये हमारा क्रेडिट में लिखा हुआ है, ये हमारा रॉन्ग है दोस्तों, ठीक है। परचेजेस, ये हमारा लिखा हुआ है डेबिट साइड में, बिल्कुल सही बात है, परचेजेस डेबिट साइड में आते हैं, बिल्कुल सही है, ओके है जी। परचेज रिटर्न डेबिट साइड में लिखा हुआ गलत है, मैंने आपको बोला है कि परचेजेस में से हम माइनस करते हैं परचेज रिटर्न को,
परचेजेस ऑलरेडी हमारी डेबिट है, लेकिन जब भी हम इसमें से हटाएंगे तो वो क्रेडिट होगी, नेट ऑफ करना है हमें। तो यहाँ पे ये माइनस हो गया, ये क्रेडिट होगा अब। बढ़िया, हमारा डेबिट में ही लिखा हुआ है यहाँ पे। ये देखो, परचेज रिटर्न हमारा डेबिट में ही है, तो ये गलत है, ये क्रेडिट होगा अब। ये गलत है, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा, ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, ओके। लोन फ्रॉम बैंक, ये आपका लिखा हुआ है क्रेडिट साइड में, बिल्कुल सही बात है यार। लोन वगैरह हमारे यहीं पे आते हैं। लोन तो हमारा लाइबिलिटी है, यहीं पे आएगा, क्रेडिट में ही आएगा। क्रेडिट साइड है हमारी, बिल्कुल सही है। ट्रेड एक्सपेंस, यहाँ पे डेबिट लिखा हुआ, बिल्कुल सही है दोस्त। ये पीएनएल में आपका ट्रेड एक्सपेंस यहाँ पे आएगा, डेबिट साइड है, बिल्कुल सही है। ट्रेड पेबल, देखो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, ये बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट करती है आपकी। ये आपके बोल लो क्रेडिटर्स बोल लो काइंड ऑफ, तो ये आपके रिफ्लेक्ट करेंगे यहाँ पे। ट्रेड पेबल्स क्रेडिटर्स होगा आपके, ये क्रेडिट में रिफ्लेक्ट करेगी, क्रेडिट साइड में। बढ़िया, यहाँ पे कहाँ पे लिखे हुए, ये आपके लिखे हुए डेबिट साइड में। गलत है भाई साहब, बिल्कुल गलत है, ये यहाँ पे आएगी। और आपका बिल्स पेबल, बिल्स पेबल भी दोस्तों यहाँ पे आएगा। ये आपकी लाइबिलिटी है, बिल्स पेबल भी यहाँ पे आता है, बिल्स आपको पे करने हैं, लाइबिलिटी है आपकी। और ये यहाँ पे डेबिट में लिखे हुए, क्रेडिट में आएगा। ठीक है, सैलरी एंड वेजेस डेबिट में लिखे हुए, बिल्कुल सही बात है। सैलरी एंड वेजेस डेबिट ही है, यहीं पे आएगी, करेक्ट है, बिल्कुल सही है ये। सैलरी ओके है जी रिपोर्ट। कैश एट बैंक आपका बिल्कुल सही है, डेबिट लिखा हुआ है, कैश यहाँ पे आएगा, डेबिट है। एसेट साइड है तो डेबिट यहाँ पे आ गया, बिल्कुल सही बात है, कोई बात नहीं। ओपनिंग इन्वेंट्री क्रेडिट में लिखी है मेरे दोस्त, डेबिट में होती है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ उसे हम टेली लिखे हुए, यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री, इससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ से आप मैच करो ऊपर का। तो ये आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा डेबिट में आएगी, आपकी यहाँ पे ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी आपकी यहाँ पे, तो ये डेबिट साइड में आएगी ये। ठीक है, और रेंट्स एंड रेट्स आपका जितने भी आपका रेंटल है वो पीएनएल का पार्ट है, ये बिल्कुल सही एंट्री है। ये आपका रेंट वगैरह यहाँ पे आएगा पीएनएल में, डेबिट ही है, डेबिट ही था, बिल्कुल सही बात है। डेबिट कर रखा है। सेल्स रिटर्न नवा क्रेडिट, बिल्कुल ही गलत एंट्री है मेरे दोस्त। सेल्स रिटर्न देखो, सेल्स होती है हमारी क्रेडिट में, अगर हम उसमें से कुछ हटाएंगे तो हमें डेबिट करना पड़ेगा नेट ऑफ करने के लिए। तो सेल्स रिटर्न हमारा हमेशा डेबिट होता है, ये डेबिट एंट्री होती है इसकी, क्योंकि क्रेडिट से हम सेल्स में से हटा रहे हैं, सेल्स क्रेडिट है तो इसे डेबिट करना पड़ेगा हमें। तो आपकी सेल्स रिटर्न यहाँ पे आएगी। अब देखो जो क्रॉस वाली एंट्री है उनको हम ठीक करेंगे, उनको हम रेक्टिफाई करते हैं। इसको हम इसका आंसर ढूंढते हैं एक बार, इस पे आते हैं। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है मेरे दोस्त, ये देखो अब टैली करेंगे, जो हमने करेक्शन करी है उसको चेक करेंगे। देखो हरिओम वैसे का वैसे ही है, ड्राइंग्स भी वैसे की वैसे, लीज होल्ड भी वैसी ही है, सेल्स भी ऐसी ही है। देखो सेल्स तक यहाँ पे है, अब मैंने आपको बोला डेटर्स जो थे वो यहाँ पे आएंगे, देखो वो यहाँ पे आ गए, डेबिट साइड में आ गए। ठीक है, परचेजेस देखते हैं, परचेजेस बिल्कुल यहीं पे लिखी हुई सही है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे दोस्त। परचेज रिटर्न हमने डेबिट में लिखी हुई थी, हमने यहाँ पे कर दी है, क्रेडिट में कर दी है। ठीक है, हमने कहा था गलत है तो यहाँ पे क्रेडिट में आ चुके, सही कर दिया। ऐसे लोन फ्रॉम बैंक बिल्कुल सही था। ठीक है, ट्रेड एक्सपेंसेस यहाँ पे थे, बिल्कुल सही है ये भी। अब ट्रेड पेबल्स और बिल पेबल की हमने करेक्शन एंट्री करी थी, इन दोनों को यहाँ पे शिफ्ट करा था, चेक कर लेते। ये देखो ये दोनों के यहाँ पे आ गए, क्रेडिट में आ गए, बिल्कुल सही बात है यार। बाकी यहाँ तक सही था, हमने ओपनिंग इन्वेंट्री चेंज करी थी, चेक कर लेते। ओपनिंग इन्वेंट्री को हम यहाँ पे लेके आ गए थे डेबिट साइड में, बिल्कुल सही है यार। देखो हमने यहाँ पे शिफ्ट करा था, रेंट्स तो हमारा यहीं पे होगा ऑलरेडी। ठीक है, अब हमने बोला है सेल रिटर्न, हम इसे डेबिट में लेके आ गए, चेक कर लेते। डेबिट में आ गया दोस्तों, इसे प्लस करोगे मैच कट जाएगा। ठीक है, लॉजिक जो समझाए थे वही यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो दोस्तों हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं यहाँ पे। आई होप आपको मज़ा आया होगा, थोड़ा मैंने आराम से समझाया है, ठीक है, और लॉजिक के साथ समझाया, जल्दीबाजी नहीं करी है। आई होप आपको समझ में आया हो। बाकी की जो वीडियोज़ है क्वेश्चन है इसके बाद हम कवर करेंगे, बाकी जो भी रिस्पॉन्स है बताना कैसा लगा, बिकॉज मेरा भी फर्स्ट टाइम है कि मैं आरटीपी पढ़ा रहा हूँ, कुछ ऊपर नीचे होगा, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, आप मुझे बताओ, मैंने ट्राई करा नोट्स बनाऊँ आपके लिए, पहले से मैंने नोट्स बनाए थे आपको ईजी हो। बट अगेन अगर आपको लगता है कुछ और इम्प्रूवमेंट हो सकती है, आई विल मेक इट बेटर, बिकॉज मेरा काम है अपने आप को इम्प्रूव करना और आपको एक क्वालिटी देना जिससे आपका फटाफट ईजी सब कुछ आपको समझ में आए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
ऑल द बेस्ट। आगे की वीडियोस में 2-3 क्वेश्चन के साथ और आएंगे, आपको समझाएंगे। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, एंड फाड़ दो भाई एग्जाम में, चक दे फटे। बाय बाय।